नमस्कार। जन विकास महासभा एवं सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस जूलॉजी क्लास में, जेनेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने शुरू किया था जेनेटिक्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रेगर जोहान मेंडल, जो ऑस्ट्रिया में चेकोस्लोवाकिया के एक चर्च के पादरी थे और 8 साल तक उन्होंने अपने चर्च के किचन गार्डन में मटर के पौधे पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स डिराइव किए और उस पर एक लेख लिखा 1865 में, जो कि प्रोसीडिंग्स ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में अगले साल 1866 में प्रकाशित हुआ। अपने आप में ये बहुत अच्छा काम था। उनके लेख का शीर्षक था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन उस समय सारी दुनिया में चार्ल्स डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के विचारधारा की ऐसी धूम मची हुई थी कि किसी ने मेंडल के लेख पर ध्यान नहीं दिया। 1886 में मेंडल का देहांत हो गया। उनके मरने के 36 साल के बाद सन 1902 में डीवेरिज, कॉरेंस और शेरमार्क, 3 वैज्ञानिकों ने कुछ वैसे ही प्रयोग किए, वैसे ही परिणाम मिले उन्हें। और तब बाय द वे उन्हें लाइब्रेरी में 36 साल पुराना जो मेंडल का लेख पढ़ने को मिला, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो 36 साल पहले मेंडल ये कर चुके थे। तो सारी दुनिया को मेंडल के कार्य के महत्व का पता चला। खास बात यह कि मेंडल ने कोई नियम नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ विचारधारा दी थी। जो 3 नियम या 2 नियम की बात की जाती है वो बाद में 1902 में कॉरेंस ने दिए थे। एक पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स बाय सीने डनलॉप झांस्की, उसमें लास्ट में मेंडल का वो लेख दिया हुआ है। तो कभी आपको मिले मौका उसे पढ़िएगा, तब सही बात पता चलेगी। तो एक बात तो ये कि मेंडल को स्टैटिस्टिक्स की बहुत अच्छी जानकारी थी। जो उन्होंने मटर का पौधा लिया, उसमें भी 34 वैरायटीज़ के बीज उस समय बाजार में उपलब्ध थे और उन्हें अपने प्रयोग के बारे में एक बिल्कुल स्पष्ट विचारधारा उनके दिमाग में थी कि हमने ये किया, ये परिणाम मिला, तो इसका मतलब ये हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने अपने प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या की और कुछ विचारधारा दी, जिनसे बाद में कॉरेंस ने नियमबद्ध किया। कुछ किताबों में ये कहते हैं 3 नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जबकि कुछ अन्य लेखकों का मानना है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्चुअली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ही इंक्लूडेड है। तो वो 2 ही नियम मानते हैं, पहला नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आइए शुरू करते हैं। पहली बात तो मेंडल ने जो किया, उन्होंने देखा कि 7 जोड़ी कैरेक्टर्स पे उन्होंने विशेष अध्ययन किया था। जैसे फूल का रंग लाल या सफ़ेद, लंबाई पौधे की लंबी या बौने, कॉटिलीडन बीजपत्र का रंग, मटर के दाने का बिल्कुल चिकना गोल होना या झुर्रीदार होना, मटर की फली का फूला हुआ होना या सिकुड़ा हुआ होना। इस तरीके से 7 जोड़ी कैरेक्टर उन्होंने स्टडी किए। और उस समय हालांकि क्रोमोसोम्स, जीन्स वगैरह के बारे में पूरी जानकारी नहीं उपलब्ध थी, लेकिन फिर भी अपने प्रयोगों के परिणाम के आधार पर उन्होंने जो कंक्लूजन्स निकाले वो नो डाउट माइलस्टोन है जेनेटिक्स की फील्ड में। और इसीलिए ग्रेगर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो जैसे सबसे पहली बात उन्होंने देखी कि लंबाई के मामले में कुछ मटर के पौधे करीब 1 फीट लंबे होते थे और कुछ जो है 1 मीटर लंबे होते थे। मटर के फूल में नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गिर जाता है। और वैसे उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी किया जा सकता है कि 2 फूल में एक का पॉलन लेकर के दूसरे के स्टिग्मा पे ब्रश से छिड़क करके और उसे पॉलीथीन से कवर करके रबर बैंड से बांध दिया जाए। तो उन्होंने देखा कि जब ड्वार्फ प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन किया जाता था बौने पौधे में, तो उसके सारे बच्चे भी बौने होते थे, उनके बच्चे भी बौने होते थे, उनके बच्चे भी बौने होते थे। लंबे पौधे में लेकिन जनरली तो ये होता था कि लंबे पौधे के बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे भी लंबे होते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था
कि लंबे पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन करने पर कुछ जो लंबे पौधे मिलते थे, कुछ बौने पौधे मिलते थे। इससे उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि जिन पौधों के बच्चे लंबे भी हो रहे हैं, बौने भी हो रहे हैं, इसका मतलब इनके पेरेंट्स में कहीं ना कहीं लंबेपन और बौनेपन दोनों को डिसाइड करने वाली कोई चीज़ है। क्या चीज़ है ये तो नहीं स्पष्ट था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हाँ कोई चीज़ है डिसाइड करने वाली, लंबेपन और बौनेपन दोनों को डिसाइड करने वाली कोई चीज़ है जो कि पेरेंट्स में एक साथ है। तो इसी बात पे उन्होंने ये माना कि हर ऑर्गेनिज्म में, हर जीवधारी में हर गुण को निर्धारित करने के लिए एक जोड़ी, कम से कम एक जोड़ी फैक्टर्स पाए जाते हैं। तो ये फैक्टर हाइपोथेसिस उन्होंने दिया। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे जोहानसन ने 1911 में ये बात कही, एक तो जीनोटाइप और एक फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है कि बाहरी रूप रंग जो देखने से हमें दिखाई देता है कि फूल का रंग या लंबाई या फली या दाने का शेप, तो इसे फिनोटाइप कहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म के बाह्य आकार को फिनोटाइप कहते हैं। एक से ज़्यादा के फिनोटाइप को जब कंपेयर करते हैं तो उसे फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं। इसी तरह से दूसरा शब्द दिया गया जीनोटाइप, की वास्तव में उन जीवधारियों में उनके फैक्टर्स की आंतरिक बनावट क्या है, कि वो एक ही तरीके के हैं या दो तरह के हैं, तो इसको जीनोटाइप कहा गया। और एक से अधिक प्राणी जब हुए तो उसमें उनके जीनोटाइप का जो अनुपात था उसको जीनोटिपिक रेशियो कहा गया। यदि दो विरोधी लक्षण वाले जीवधारियों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको उन्होंने हाइब्रिड का नाम दिया। और अब इसे भी कई तरीके का हो सकता है। यदि हम एक जोड़ी गुणों पर विचार कर रहे हैं तो उस प्रयोग को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यदि दो जोड़ी गुणों पर विचार कर रहे हैं तो उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तीन जोड़ी गुणों पर विचार कर रहे हैं तो उसे ट्राईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तीसरी बात, यदि उनके जीनोटाइप में उनके फैक्टर्स जो हैं, जैसे कोई लंबा पौधा है और उसमें दोनों फैक्टर लंबे वाले हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस। वैसे ही जैसे ड्वार्फ है तो उसमें दोनों फैक्टर ड्वार्फनेस वाले हैं, इसे भी होमोजाइगस कहेंगे। लेकिन यदि दोनों फैक्टर अलग अलग तरीके के हैं, जैसे कि टाल है और इसमें एक फैक्टर टालनेस वाला है, एक फैक्टर ड्वार्फनेस वाला है, तो उसको उन्होंने हेट्रोजाइगस कहा। और मेंडल ने अपनी विचारधारा में जो फैक्टर्स थे उनके फिनोटाइप को एक्सप्रेस, जीनोटाइप को एक्सप्रेस करने के लिए, यदि डोमिनेंट थे तो उन्हें कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया, यदि वो अप्रभावी या रिसेसिव थे तो उसे स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया। एक और बात, एलील्स, एलील्स या एलिलोमॉर्फिक पेयर। एलिलोमॉर्फिक पेयर का मतलब यह है कि जैसे एक गुण के लंबाई है मान लीजिए, तो इसमें जो दोनों विरोधी लक्षण हैं इसके ट्रेट्स, जैसे कुछ लंबे हैं और कुछ बौने हैं, तो ये जो लंबे और बौने ये दोनों मिल करके जो है जो एक गुणों का जोड़ा बनाते हैं, तो उसे उन्होंने पेयर ऑफ एलील या एलिलोमॉर्फिक पेयर कहा। उन्होंने तो ये परिभाषा दी थी। बाद में एलील्स की एक और परिभाषा दी गई कि एलील्स वो जीन्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम में एक ही बिंदु पर, एक ही लोकस पर या एक ही पॉइंट पर पाए जाते हैं। जैसे कि एक लंबा पौधा है, एक बौना पौधा है। अब इसमें मान लीजिए कोई एक गुणसूत्र है और इसमें इस जगह पर टालनेस के लिए जिम्मेवार जीन मौजूद है। अब दूसरा वाला जो है उसमें बिल्कुल उसी जगह पर ड्वार्फनेस वाला जीन मौजूद है, तो ये दोनों एक दूसरे के एलील कहलाएंगे। इसे आप यूं समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए
कि पिक्चर हॉल में हम शाम को 6 से 9 के शो में गए और हमें बालकनी की 27 नंबर वाली सीट मिली। बाद में 9 से 12 में आप गए और आपको वही 27 नंबर वाली सीट मिली। तो इसका मतलब हम दोनों की सीट एक ही थी, तो हम दोनों एक दूसरे के एलील हुए। देखिए, एक ही सीट का मतलब ये नहीं कि दोनों एक साथ बैठ रहे हैं। एक सीट का मतलब ही है कि दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से कोई एक ही, तो इसे एलील कहा गया। तो ये कुछ परिभाषाएं बहुत स्पष्ट होनी चाहिए दिमाग में। अब उसके बाद आइए आगे की बात करते हैं कि मेंडल ने प्रयोग जो किया उससे परिणाम क्या मिला और उससे उन्होंने नियम क्या डिराइव किया। देखिए, हम इसे 3 स्टेप में बता रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए, आपकी आसानी के लिए। जो इम्तहान में लिखते समय जो है आप इस स्टेप को सीधे सीधे ओमिट कर सकते हैं। सीधे सीधे यदि नियम पूछा जाए तो सिर्फ नियम बताइए। प्रयोग क्या किया उन्होंने? पहले नियम का प्रयोग किया कैसे? मेंडल ने यह किया कि टाल पौधा लिया और ड्वार्फ पौधा लिया, 2 मटर के पौधे लिए, उनको पेरेंट्स की तरीके से लिया और उनके बीच में शादी करा दी, क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। तो अगली पीढ़ी के जितने भी पौधे मिले वो सारे के सारे टाल मिले। लेकिन जब इसमें इसको F1 जनरेशन कहते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन और F1 जनरेशन, इसमें जब सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ क्रॉस कराया गया तो इसका मतलब क्या हुआ? F1 वाले टाल और टाल दोनों, इनके जो बच्चे हुए उसमें 787 तो टाल मिले और 277 ड्वार्फ मिले, यानी कि इनके बीच में 3:1 का रेशियो था। अब सवाल उठता है, यदि हम इसको छोड़ दें, सिर्फ माता पिता की बात करें, तो ये F1 वाले जो माता पिता थे वो तो दोनों टाल थे और उनके बच्चों में 1/4 फिर जो है बौने कहाँ से आ गए? इसको कैसे एक्सप्लेन करें? कोई तरीका है इसे एक्सप्लेन करने का? इतनी बात तो पहले तय हो गई कि एक कैरेक्टर को निर्धारित करने के लिए एक पेयर फैक्टर पाए जाते हैं। तो अब मेंडल ने क्या कहा कि चलिए ये मान लें कि ये टाल था, तो इसमें 2 फैक्टर टालनेस वाले होंगे, इसमें 2 फैक्टर ड्वार्फनेस वाले होंगे। अब यदि ये पेरेंट हैं तो 1/4 बच्चों में स्मॉल टी रिसेसिव कैरेक्टर ड्वार्फ कहाँ से आ गया? इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो मेंडल ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि ये इसीलिए होता है क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन के समय फैक्टर्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। कि ये गैमीट फॉर्मेशन में ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग हो गए और ये दोनों मिल गए यहाँ। फिर इनसे F2 जनरेशन में बनने के लिए क्या हुआ? ये दोनों अलग अलग हुए। तो अब जो है, जैसे ये समझ लीजिए कि एक हुकुम का बादशाह हुकुम की बेगम है, पान का बादशाह पान की बेगम है, और आपको उसमें से कोई 2 पत्ता मिलना है। तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? एक तो ये संभावना हो सकती है कि आपको हुकुम का बादशाह और पान का बादशाह दोनों मिल जाए, एक तो ये स्थिति हो सकती है। एक ये स्थिति हो सकती है कि आपको 2 पत्ते मिलने हैं 4 में से, तो हुकुम की बेगम मिल जाए और पान की बेगम मिल जाए, तो ये दोनों स्मॉल टी वाले हो गए। एक ये भी तो हो सकता है कि आपको हुकुम का बादशाह और पान की बेगम मिल जाए, या पान का बादशाह और हुकुम की बेगम मिल जाए। तो अब इस पे 2 बातें उन्होंने इसका पे निष्कर्ष निकाला। एक बात तो ये निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि प्रथम पीढ़ी या F1 जनरेशन में दोनों प्रकार के फैक्टर्स एक साथ मौजूद हैं, लेकिन दोनों प्रकार के फैक्टर यदि मौजूद हैं उसमें एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, जिसको उन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर कहा और उसे कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया। और दूसरी बात, जो दूसरा वाला कैरेक्टर है जो कि F1 जनरेशन में नहीं प्रदर्शित हो रहा है, तो उसे उन्होंने रिसेसिव कैरेक्टर माना और उसको स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया। तो पहला नियम ये था, और आप उसे अलग भी कह सकते हैं या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के साथ ही इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ किताबें ऐसा लिखती हैं कि वो सिर्फ 2 नियम डिस्क्राइब करती हैं, पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। तो वो कहने का अलग अलग तरीका है, उससे आप कंफ्यूज मत होइए, कहीं सही गलत वाली कोई बात नहीं है। पूरी बात ये है, पूरी कहानी आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए, उसकी तस्वीर स्पष्ट होनी चाहिए। तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पहली बात तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने कहा कि जब दोनों विरोधी लक्षणों के फैक्टर एक साथ मौजूद हों तो एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है।
दूसरा नहीं कर पाता है। जो एक्सप्रेस कर पाता है उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं और उसे कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। जो नहीं एक्सप्रेस हो पाता है, नहीं प्रदर्शित हो पाता है, उसको अप्रभावी गुण या रेसेसिव कैरेक्टर कहते हैं, उसे स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि गैमीट फॉर्मेशन के समय फैक्टर्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है कि F2 जनरेशन में 3:1 का फिनोटिपिक रेशियो और 1:1 का जीनोटिपिक रेशियो प्राप्त होता है। उन्होंने ये कहा कि जैसे F1 जनरेशन में दोनों प्रकार के फैक्टर हैं पेरेंट्स में, तो इसमें मेंडल ने ये कहा कि ये गैमीट फॉर्मेशन के समय ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। अब उसमें से उनके मिलने की संभावनाएं 4 हो सकती हैं। ये इससे मिल जाए, एक ये इससे मिल जाए, एक ये इससे मिल जाए और एक ये इससे मिल जाए। इनमें ये 3 जो हैं ये तो टाल होते हैं, क्योंकि पहले नियम हम अभी बता चुके कि जब दोनों विरोधी लक्षणों के फैक्टर एक साथ होंगे तो उसमें एक ही अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है, जिसे हम प्रभावी गुण या डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। तो ये 3 तो जो हैं, फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया इसमें, 3 टाल इंटू 1 ड्वार्फ। और इसमें जो जीनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो मतलब आंतरिक बनावट की जो फैक्टर्स की व्यवस्था है, फैक्टर्स का संगठन है, उसमें क्या हो गया देखिए, एक जो है कैपिटल टी है, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये वाले, और एक जो है स्मॉल टी है। तो इसमें एक जोड़ी कैरेक्टर पे हम के व्यवहार पे हमने ध्यान दिया, तो इस तरीके के प्रयोग को क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब एक इसमें 2 और बातें हैं, इसमें नियम में तो नहीं है लेकिन इसी से जुड़ी हुई बातें हैं, उस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, इसलिए उसके बारे में मैं आपको बता दूं। एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ये समझने के बाद हम फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आएंगे, जिसका नाम है 4 o'clock प्लांट। 4 बज गए मगर पार्टी अभी बाकी है। इसका बॉटनिकल नेम है वैसे मिराबिलिस जलापा। तो इसमें ऐसा होता है, इसमें भी लाल फूल वाले पौधे भी मिलते हैं, सफ़ेद फूल वाले पौधे मिलते हैं, लेकिन इसमें एक बात ये देखी गई कि रेड फ्लावर वाला पेरेंट लिया और दूसरा पेरेंट वाइट फ्लावर वाला पेरेंट। अब की क्या होता है कि इसमें पहली पीढ़ी या F1 जनरेशन में इसमें दोनों के बीच का, मतलब लाल और सफ़ेद दोनों के बीच का, यानी कि पिंक फ्लावर मिलते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसमें प्रभाविता जो है पूरी नहीं है, अधूरी है, इसलिए इसमें क्या कहते हैं, इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग आप जानते हैं कि जैसे चाय की पत्ती में 2 तरह की पत्तियां में एक साथ मिला करके, तो उसे ब्लेंडिंग कहते हैं। तो इसमें लाल फूल वाले पौधे और सफ़ेद फूल वाले पौधे में जब क्रॉस कराया गया तो उसमें F1 जनरेशन पहली पीढ़ी में सब गुलाबी रंग के मिले, लेकिन जब उनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो अब की एक नई बात पता चली। यहाँ पर 3 तरीके के फूल मिले, एक तो रेड, 2 पिंक और एक वाइट। तो यहाँ फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1 है और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 है। जीनोटिपिक रेशियो भी 1 कैपिटल R 2 कैपिटल R स्मॉल r 1 स्मॉल r। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस ऐसा है कि जिसमें फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों एक ही होता है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस यदि हो तो उसमें F2 जनरेशन में 1:1 का रेशियो प्राप्त होता है। तो इसे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस जलापा में red flower color is incompletely dominant on white flower character. So when a cross is made between plant having red flower with a plant having white flower, then in F1 all flowers are pink. In a self cross of F1 individuals, both phenotypic and genotypic ratio are same 1:1. लाल फूल वाला और सफ़ेद फूल वाला पेरेंट में जब क्रॉस कराया गया तो F1 में सारे के सारे गुलाबी मिले, और जब इसमें सेल्फ क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन में एक लाल, 2 गुलाबी और एक सफ़ेद। और जीनोटिपिक रेशियो भी वही था, एक कैपिटल आर, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, एक स्मॉल आर। एक बात। अब इसी तरीके से एक और चीज़ है जिस पे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं इम्तहान में, वो है बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। दोनों के बीच का अंतर भी आपको समझना है। बैक क्रॉस का मतलब हुआ जैसे एक हमने लिया था पेरेंट टाल इनटू ड्वार्फ, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इसमें जो F1 पहली पीढ़ी थी इनके बच्चे वो टाल मिले। अब इस टाल वाले को इससे पहली वाली पीढ़ी, मतलब इसको या तो इससे क्रॉस करा दें या इससे क्रॉस करा दें, दोनों बैक क्रॉस हैं। तो बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, एक जनरेशन पहले वाले सदस्य से क्रॉस करा दिया जाता है। इसको कैपिटल टी स्मॉल टी जो था, इसको इससे भी क्रॉस कराया जा सकता है या इसको इससे भी क्रॉस कराया जा सकता है। ये दोनों ही बैक क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस में हमें ये मालूम करना, ये वाला जो क्रॉस है इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं कि जिसमें रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया गया। ये वाला नहीं टेस्ट क्रॉस है, ये दोनों ही बैक क्रॉस हैं, ये वाला और ये वाला, लेकिन इसमें से ये वाला जो है टेस्ट क्रॉस है। आप पूछेंगे इसका क्या मकसद है? मकसद ये है कि एक ऑर्गेनिज्म जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, मान लीजिए टाल है, ये दोनों बातें हो सकती हैं कि उसमें दोनों फैक्टर टालनेस वाले भी हो सकते हैं या एक फैक्टर टालनेस वाला एक बौनेपन वाला हो, हैं दोनों बाहर से देखने में टाल ही। अब वो लेकिन ये होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। इसको पता करने के लिए क्या करें, क्योंकि अंदर घुस करके तो हम देख नहीं सकते हैं कि जीन्स के अंदर क्या है। तो इसको टेस्ट करने का तरीका यही होता है कि ये हमें मालूम करना है यदि, तो उसको हम रिसेसिव इंडिविजुअल से क्रॉस कराते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और उसमें क्या होता है देखिए, आइए देखते हैं। ये पेरेंट है। अब ये भी टाल है और ये भी टाल है। हमें ये मालूम नहीं कि ये टाल ये वाला है या ये वाला है, यही मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखिए, इससे तो स्मॉल टी मिलेगा एक पेरेंट से, और दूसरा वाला फैक्टर इन्हें दूसरे वाले पेरेंट से मिलेगा। तो दो संभावनाएं हो सकती हैं। एक संभावना तो ये हो सकती है कि ये हेट्रोजाइगस हो, तो ये दो प्रकार के गैमीट बना सकता है। कुछ में कैपिटल टी जा सकता है और कुछ में स्मॉल टी जा सकता है। ये
और ये। अब ये वाला जो है यदि इससे मिल जा रहा है और ये वाला इससे मिल जा रहा है, ये क्या होगा, बाहर से देखने में टाल, और ये क्या होगा, ड्वार्फ। अब जरा इसको उल्टा करके देखिए। उल्टा करने का मतलब ये है कि हमें यहाँ जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन के प्राणी का फिनोटाइप देख करके हमें अंदाजा लगाना है कि इस पेरेंट का फिनोटाइप क्या था। यदि ये दो प्रकार के संतान बना रहा है, इसका मतलब दो तरह के गैमीट बना रहा है, और दो तरह के गैमीट बना रहा है तो इसका मतलब ये हेटेरोजाइगस है। अब जरा दूसरी स्थिति देखिए, ये क्या है, एक ही तरीके का गैमीट बनाएगा, तो ये क्या होगा, इससे मिल करके सारे के सारे टाल हो गए, एक ही तरीके की संतान उत्पन्न कर रहा है। एक ही तरह की संतान उत्पन्न कर रहा है तो इसका मतलब ये है ये एक ही तरह का गैमीट बना रहा है, और इसका मतलब ये है कि ये पेरेंट जो है होमोजाइगस है। तो यहाँ इसको देख करके ये अंदाजा लग जाता है कि ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। तो ये टेस्ट क्रॉस का महत्व है कि इसमें, फिर से एक बार सुन लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। जब एक इंडिविजुअल को अपने से पहली वाली जनरेशन से क्रॉस कराया जाता है तो इसको बैक क्रॉस कहते हैं। जैसे ये पहले तो टाल और ड्वार्फ में हमने क्रॉस कराया तो F1 में ये मिला, राइट, सारे के सारे टाल मिले। अब इसको हम दोनों बातें हो सकती हैं, इससे भी क्रॉस करा सकते हैं या इससे भी क्रॉस करा सकते हैं। यदि हमने इससे क्रॉस कराया, ये वाली स्थिति आई, तो सारे के सारे टाल मिले, एक ही तरीके की संतान मिल रही है, इसका मतलब ये एक ही तरह के गैमीट बना रहा है, इसका मतलब ये होमोजाइगस है। दूसरा वाला स्थिति देखिए, ये जो था इसे हमने रेसेसिव इंडिविजुअल से क्रॉस कराया, तो रेसेसिव इंडिविजुअल से क्रॉस कराया तो क्या हुआ, ये एक तरह के गैमीट बनाएगा लेकिन ये दो तरह के गैमीट बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इससे मिल गया तो ये 50% टाल हो गया, ये इससे मिल गया तो 50% ड्वार्फ हो गया। तो इसको अब इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस का महत्व क्या है कि फॉर फाइंडिंग ए डोमिनेंट फिनोटाइप इंडिविजुअल वेदर इट इज अ होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ए टेस्ट क्रॉस इज मेड। एक इंडिविजुअल जो डोमिनेंट फिनोटाइप प्रभावी गुण प्रदर्शित कर रहा है वो वास्तव में होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, इसको मालूम करने के लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं। जैसे यहाँ पर अब हमें ये वाला था, यदि हमने इसको टेस्ट क्रॉस किया, रेसेसिव इंडिविजुअल से क्रॉस किया, तो पता चला ये सारे के सारे टाल मिले, इसका मतलब ये एक ही तरह के गैमीट बना रहा है, और एक तरह गैमीट बना रहा है, इसका मतलब ये होमोजाइगस है। दूसरी स्थिति ये है कि ये दो प्रकार की संतान मिल रही है, 50% टाल और 50% ड्वार्फ। इसका मतलब ये तो एक ही तरह के गैमीट बना रहा है, तो दो तरह की संतान होने का मतलब ये है कि ये दो तरह के गैमीट बना रहा है, कैपिटल टी भी बना रहा है, स्मॉल टी भी बना रहा है। इसका मतलब खुद इसकी बनावट जो है, इसका स्ट्रक्चर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, राइट। तो ये टेस्ट क्रॉस, इस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है। और इसके बाद कल आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताएंगे कि कैसे जब दो जोड़ी कैरेक्टर पे के व्यवहार पे ध्यान देते हैं तो वो एक दूसरे की उपस्थिति से प्रभावित होते हैं या नहीं प्रभावित होते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आज की मुलाकात बस इतनी।